मुमताज़ अली जहीर साहब, मेरा एक रिजवी सवाल साहब आपसे ये जी। है, आपने बताया कि दुश्वारियाँ क्या-क्या दुश्वारियाँ आती हैं। क्या वहाँ पर कोई फ़िरके का भी वो रहता है, जैसे कि शिया, सुन्नी, नहीं, नहीं, देवबंदी, नहीं, अहले वहाँ पर हदीस? सबसे अच्छी चीज़ तो यही है कि वहाँ पर जितने भी मतलब क्या कहते हैं वो हैं मतलब हज एक ही है। वहाँ पर ये नहीं है कि हाँ, शिया अलग करेगा या सुन्नी अलग करेगा या कि अदर जो मतलब वहाबी जो कोई अलग, सब वहाँ पे एक ही चीज़ है, एक ही जगह जाना है। हम तो ये मतलब यहाँ पर शिया सुन्नी करते रहते हैं, वहाँ पर जाके अल्लाह के घर पे जाके सब एक ही है, हज एक ही है, उम्रे का तरीका एक ही है। अच्छा, नमाज़ का थोड़ा फ़र्क है वो अपने आप हिसाब से हाजी अगर लोग जाते हैं तो उनके लिए कितना सामान ले जा सकते हैं या कितना वहाँ से ला सकते हैं? लाने का जो आप जिस जिस एयरलाइंस में आप जा रहे हैं, तो उस वो एयरलाइन आपको डिसाइड करती है कि आपने कितना मतलब बैगेज आपका अथराइज़ है। जैसे अच्छा, अगर आप इंडिगो एयरलाइन से जाएँगे, तो मेरे ख़्याल से वो शायद 26 केजी अथराइज़ करती है और प्लस 7 केजी का आपका हैंड बैग। और जो सऊदी एयरलाइंस है वो 40 से 45 किलो तक अथराइज़ करती है आपका लगेज प्लस आपका 9 केजी का आपका हैंड बैग। तो अगर आप ज़्यादातर कोशिश करें कि सऊदी एयरलाइन से जाएँ, जो कुछ लोग खरीदारी ज़्यादा करते हैं, खजूर ज़्यादा ले आते हैं, तो 40 किलो में मतलब मैनेज हो जाता है। तो अगर आप इंडिगो से जाएँगे तो आपका 26 से ऊपर होगा तो फिर वो आपका चार्ज लगाएगा, आपको 1000, 2000, 3000 रुपए फालतू एक्स्ट्रा उसके एक्सेस बैगेज के देने पड़ेंगे। तो कोशिश ये की जाए कि सऊदी एयरलाइन से या जो मतलब ऐसी एयरलाइन्स हैं जिनका 40 किलो या 35 केजी तक ऑथराइज़ेशन है लोड का, उसमें मतलब आप जाएँ। अच्छा, कुछ लोग अपने बच्चों को भी ले जाते हैं, क्या अपनी इस्लाम में या शरीयत में जायज़ है बच्चों को ले जाना या वैसे ही ले जाते हैं? नहीं, बच्चों को देखिए हालाँकि उम्रा तो उन पे वाजिब नहीं है, लेकिन बच्चों को मतलब एक अल्लाह के घर पे कई लोग ऐसा करते हैं कि हमारे जो नई-नई शादी हुई है वाइफ़ की डिलीवरी मक्के में ही हो जाके, ऐसा हुँ, भी लोग मतलब प्लान करते हैं कि जो बच्चा पैदा हो मक्का में ही पैदा हो। हुँ, तो वो तो अल्लाह का घर है, अच्छी कोई भी जा बात है। सकता है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन नॉलेज ज़रूरी है, जैसे हमारे यहाँ आजकल इस्लाम में क्या है कि कुरान की पढ़ाई को जो है वो ज़्यादा मतलब कम महत्व जैसे लोग कोशिश करते हैं। जैसे हम इंग्लिश मीडियम में अच्छे स्कूल में पढ़ा देंगे, अच्छे से, लेकिन कुरान की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो पढ़ाई है हमारी हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ये हमारी सामाजिक पढ़ाई है। लेकिन कुरान शरीफ जो है वो हमारी आखिरत तक हमारे साथ जाएगी। तो इसलिए अगर हम कुरान पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, तो हमें नॉलेज होगी और हम हर दुआ को मतलब तलफ़्फ़ुज़ भी हमारा साफ़ होगा और आराम से हम उस दुआ को अच्छी तरीके से परफ़ॉर्म कर पाएँगे। तो एक बार और मैं आपसे सवाल ये मतलब जो जाते हैं उम्रा करने, हज करने, उनके लिए ट्रेनिंग ज़रूरी है। बिल्कुल, वेरी मस्ट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग होनी 8-10 दिन की ट्रेनिंग कंपल्सरी होनी चाहिए। जो भी मतलब कमेटियाँ भेजें या उनको भेजें तो अपने जो हमारे मौलाना लोग हैं यहाँ पर, जो बुज़ुर्ग हैं, जो पहले हज करके आए हैं, उनसे 8-10 दिन की ट्रेनिंग ज़रूर दी जाए ताकि मतलब वहाँ पर जाके उनको अब यहाँ से जाता है अननोन इंसान जाता है, उनको पता नहीं होता है कहाँ पर, जैसे एयरपोर्ट ही है, एयरपोर्ट पे ही लोग भटक जाते हैं, हमें जाना कहाँ है? कोई भी हो, मैं भी जाता मैं भी भटक जाऊँगा। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं वो अपने समझ-समझ के चले जाते हैं और जो वैसे हैं उनको पता नहीं बेचारों को कहाँ जाना है, कहाँ उतरना है। लेकिन अगर पहले से ही फ्री माइंड इंसान होगा कि मैंने वहाँ उतर के वहाँ जाना है और ये करना है, तो वो धोखा नहीं खाएगा। वहाँ लूट भी होती है, जैसे वहाँ पर आप हज में जब जिद्दा में उतरेंगे या कहीं उतरेंगे तो वो यहाँ पर जो अपने टेलीकॉम वाले होते हैं, ज़बरदस्ती आपको सिम दे देंगे। 2-2 सिम दे देंगे, वो भी एक मतलब वहाँ पर बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होती है। सिम दे देंगे आपको फ्री है आपसे मतलब बायोमेट्रिक आपके ले लेंगे, लेकिन जब आप उसको क्या कहते हैं डालेंगे तो आपका सिम चलेगा नहीं। फिर आपको 60-70 रियाल देके फिर आपको नया सिम खरीदना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर 2 ही सिम अथराइज़ होते हैं। अब 2 के उन्होंने बायोमेट्रिक ले लिया आपसे, अब वो सिम फिर उनको क्या करते हैं वो लोग बेच देते हैं दूसरे को। तो ये भी जब मतलब वहाँ पर सिम ले ही ना, जब आप वहाँ जो भी आपको फ्री में सिम दे वहाँ ले ही ना। जब आप वहाँ पर पहुँच जाएँ मक्के में तो वहाँ पर बहुत मतलब स्टॉल लगे होते हैं, आप कहीं से भी एक सिम खरीद लें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सिम मिल जाता है वहाँ हाँ, पर? मिल जाता है आराम से, 3-4 कंपनियाँ हैं यही वहाँ की मिल आईडी जाता से? है। हाँ, यहीं कैडी मिल जाएगा आपको। अच्छा, वो सिम वहाँ चालू हो जाएगा, आप यहाँ हाँ, बात कर सकते हैं। बात कर सकते हैं आराम से। अब कई लोग जिद्दा में उतरे और कंपनी वाले आते हैं सिम फ्री मिल रहा है, अब फ्री की समझ सब लोग ले लेते हैं। लेकिन जब वहाँ पहुँचेंगे बात करेंगे तो वो एक्टिवेट नहीं होगा, हाँ। क्योंकि उन्होंने आपके बायोमेट्रिक ले लिए 170 के और फिर उसको बेच देते हैं वो दूसरे दामों में एक्टिव करा के। तो ये भी एक घोटाला चलता है वहाँ पे। जैसा आपने बताया कि किसी को कोई दुश्वारी हो या कोई परेशानी हो तो मुझसे जानकारी ले सकता जी। है, तो आपसे जानकारी कैसे लेगा? क्या आपका हाँ, फ़ोन मेरा नंबर? पर्सनल मोबाइल नंबर है 9634794899। इस पर भी आप जानकारी ले सकते हैं या फिर 4-6 लोग अगर कभी उम्रा या हज करने जा रहे हैं, 8 लोग कम से कम 8-10 लोग इकट्ठे हैं, 6 लोग भी हैं, तो फ़ोन कर दें मुझे, मैं प्लान कर लें अपना, मैं किसी दिन अपनी छुट्टी से आके दिल्ली से आके 1 दिन के लिए उनको अपना ट्रेनिंग जो भी मेरी नॉलेज है वो दे दूँगा, समय-समय पर जैसी ज़रूरत होगी, वो बताता रहूँगा क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक बार और अपना नंबर बता दें और कहाँ स्टेम पोस्टेड है वो बताएँ।
हाँ, मेरा मोबाइल नंबर है 9634794899। मैं IGI एयरपोर्ट नई दिल्ली में इमिग्रेशन में हूँ, BOI में। और कभी भी कोई भी जानकारी जो मेरे लायक जितनी मुझे आती है, और सेफ्टी से हो, सिक्योरिटी से हो, या मतलब किसी और चीज़ की मतलब जो जानकारी है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, तो वो भी आप जितनी भी नॉलेज है, मैं अपना आपको बहुत ही खुशकिस्मत समझूंगा कि मैं किसी के काम आया और किसी को मैंने कोई शिक्षा दी कि मतलब क्या कहते हैं कि क्या चीज़ पढ़ना है। तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझूंगा इस चीज़ को। बेसिकली आपका होम डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, कहाँ के? मैं डिस्ट्रिक्ट बरेली के पास एक छोटा सा कस्बा है, कस्बा सेथल, और डिस्ट्रिक्ट बरेली में आता है और यूपी। तो वहाँ पे फ़िलहाल मेरा पैतृक निवास है वो वहीं पर है। और अभी फ़िलहाल मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में हूँ, तो इसलिए मैं पोस्टिंग मेरी दिल्ली में है और दिल्ली में ही मैं रहता हूँ। तो अपने वतन में वैसे आते हैं, कोई प्रोग्राम होता है या? हाँ, प्रोग्राम में भी आ जाते हैं और कभी-कभी छुट्टी लेके भी अपने 4 दिन के आ जाते हैं, अपने परिवार से मिलने के लिए। तो एक सवाल मेरा ये और कि जो अपनी मुस्लिम लोग भाई लोग हैं, शिक्षा की बहुत कमी है, जो जी। आपने सबसे मेन बात बताई कि वहाँ जाते हैं, उनको कुछ मालूम नहीं होता, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उसके लिए सर मैंने आपको बताया कि मतलब सामाजिक नॉलेज के साथ-साथ इस्लामिक नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम जो कुरान, हर माँ-बाप को सबसे पहले अगर है तो सबसे पहले कुरान शरीफ की तिलावत और कुरान शरीफ पढ़ाना ज़रूरी है। कुरान शरीफ अगर हम बच्चे को पढ़ाएँगे तभी वो कल को माँ-बाप के ऊपर फ़ातिहा पढ़ सकता है, अपनी दुआएँ पढ़ सकता है। अगर मक्का, मदीना कहीं जा रहा है, उम्रा करने जा रहा है, तो अच्छी तरीके से उसको याद कर सकता है। जिसने नहीं पढ़ा है उसका तलफ़्फ़ुज़ साफ़ नहीं होगा, पढ़ नहीं पाएगा संभल के। लेकिन कुरान शरीफ अगर उसकी नॉलेज उसने पढ़ रखा है, तो वो हर दुआ को आसानी से पढ़ सकता है और अपने हज या उम्रा को बखूबी अंजाम दे सकता है। माशाल्लाह बहुत अच्छी जानकारी दी आप। एज ए हाजियों के साथ में गए थे, बहुत बड़ी बात है ये। तो पढ़ने में कमज़ोर भी हैं, पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, उनके लिए कोई आप मैसेज देना चाहेंगे? हाँ जी, देखिए कोई किसी किसी भी चीज़ को आगे बढ़ने के लिए भर्ती हुआ था 99 में, तो मैं BA सेकंड ईयर करके भर्ती होके गया था। तो उस समय जो मेरे साथ लड़के थे उन्होंने ये कहा कि अब तो नौकरी मिल गई, अब क्या है? अब तो के लिए ग्रेजुएशन करना बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने वहीं से ट्रेनिंग के बाद लास्ट ईयर ग्रेजुएशन किया 2002 में, और उसके बाद हम अपनी तैयारी पे लग गए कि भई हमने आगे आगे कैसे बढ़ना है। तो कई बार ऐसा हुआ कि हम लोग बॉर्डर पे रहते थे, उस समय रास्ते सब पैदल थे। तो कई बार हमने लोगों ने मतलब अप्लाई किया कि कभी कंपनी कमांडर का टेस्ट के लिए अप्लाई किया, कभी अदर SI का किया, किसी और डिपार्टमेंट का किया। लेकिन वो तनख्वाह लेके जब बॉर्डर पे आता था, 1 महीने बाद, तब वो लेटर में मिलता था। तो उस लेटर में या तो कभी कहीं टेस्ट है, कभी-कभी एक टेस्ट दे दिया, अगला टेस्ट जब है, तब उसकी डेट निकल चुकी है। तो ये उस समय बड़ी दिक्कतें थीं। लेकिन कर्म करने वालों की हार नहीं होती है। बिल्कुल। तो उस समय हम लोग ऑपरेशन भी करते थे। तो वो लास्ट ईयर था, रमज़ान का महीना था, रोज़े भी चल रहे थे। तो उस समय ऊपर वाले से हमने यही दुआ की रमज़ान में, इस टेस्ट में हमेशा टच रहता हूँ। रिटन में जब पास हुआ तो हम 15 लड़के गए थे अपनी। मैंने ये समझा कि जो रमज़ान में मैंने रोज़े रखे हैं, अल्लाह ने मुझे उसका ये गिफ्ट दिया है। इस चीज़ की अल्लाह से माँगा है कि मेरे जो मैं लोहाघाट पोस्टिंग थी मेरी उत्तराखंड में, तो मक्का पढ़ते थे। तो ऊपर वाले से हम यही दुआ माँगते थे कि रमज़ान का ही महीना था कि अप्रैल में मतलब 18 मई को मैं यहाँ से, ये भी मतलब अल्लाह ने हर जगह बहुत मदद बड़ी की बात है। है। और तो कहते हैं कि आप नमाज़ अपने साथ रखिए, अल्लाह से माँगिए। बाकी तो सुख-दुःख हमेशा ज़िंदगी में आते रहते हैं, उसी का नाम ज़िंदगी। कोई भी प्रॉब्लम है आप अगली बार डाल दीजिए कि मेरी ये प्रॉब्लम है। तो इंशाअल्लाह
आपकी हर चीज़ ज़रूर होगी, लेकिन ज़रूर पढ़ें। माशाल्लाह पढ़ाई में आप लोग अच्छे हैं क्योंकि 2 जी। भाई और किस जॉब में हैं? हाँ, मेरे बड़े भाई हैं, नंबर 2 पे मैं हूँ, आईटीबीपी में, और इस समय ऑन डेपुटेशन आईबीबीओआई में हूँ। और अभी इस समय पोस्टिंग उनकी पठानकोट में है, मोजिद अली, और उससे छोटे भाई हैं आशु। नोएडा में एक कंपनी है, वी केयर कंपनी, उसमें उत्तराखंड रोडवेज से रिटायर हुए 2011 में। माशाल्लाह बहुत तो हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे क्योंकि मैं भी इंशाल्लाह। बीच में क्योंकि इंटरव्यू हमारा लेट हो गया ताकि आपको नई-नई जानकारी मिले।